सबसे पहले तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की शुरुआत करें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको समझ में आना चाहिए कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किसको कहते हो, क्या है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो, जैसा कि हम अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या था, तो एक सिंपल वर्ड में आपको बोले थे कि परचेज और सेल। लेकिन किसका किसका परचेज और सेल? तो परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट असेट्स और कौन सा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये दो चीज आपको फोकस करके रखना है, परचेज भी और सेल भी। लेकिन किसका परचेज और सेल? नॉन करंट असेट्स होना चाहिए, जिसको आप फिक्स्ड असेट्स कहते हो, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। यहां करंट इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। असेट्स भी कौन सा? असेट भी कौन सा? नॉन करंट असेट्स, जिसको आप फिक्स्ड असेट्स कहते हो, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ट्रक, एसी, कूलर, फ्रिज। ये वो प्रॉपर्टीज है जिसको हम नॉन करंट असेट्स के अंदर रखते हैं। तो नॉन करंट असेट्स को खरीदना और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को खरीदना, अगर आपको ये दो लाइन याद होता है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट कंप्लीट। नॉन करंट असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये दो आइटम, इन दोनों को परचेज करना और इन दोनों को ही क्या कर देना? सेल कर देना। इसी को हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहते हैं। अब देखो, जैसे समोसा खाओगे तो समोसे के साथ चटनी फ्री मिलता है, तो वैसे ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी समोसा है, इस समोसे के साथ थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड आइटम चटनी वो आपको फ्री में मिलता है। आपको रिलेट करके देखना पड़ेगा। जैसे अगर आप शेयर्स खरीदते हो, हम इशू करने की बात नहीं कर रहे, अगर आप शेयर इशू करोगे तो वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, हम इशू की बात नहीं बोल रहे, हम शेयर खरीद रहे हैं। इसका मतलब कि मेरे लिए वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट खरीदना कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो शेयर अगर हम खरीदे होंगे तो उसके साथ साथ, जैसे समोसे के साथ चटनी मिल रहा ना, तो वैसे ही अगर हम शेयर खरीद रहे हैं तो शेयर के साथ हमको उस पर शेयर पर क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड खरीदना भी हमारे लिए कौन सा एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। समझ रहे बात? अगर हम डिबेंचर खरीद लिए किसी दूसरी कंपनी में तो मेरे लिए वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो डिबेंचर खरीदोगे तो उसके साथ चटनी के रूप में क्या मिलेगा तुमको? इंटरेस्ट मिलेगा। तो डिबेंचर खरीदना अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो डिबेंचर पर इंटरेस्ट अगर रिसीव हुआ तो कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ में आ रहा बात? याद हो गया इतना कुछ? अगर आपको इतना याद हो गया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट भी याद हो गया, काम खत्म। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमको याद रखना है सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और ये हो गया समोसा, इसके साथ चटनी क्या मिलेगा? इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव। और कुछ तो नहीं होगा, यही हो गया ना। अब जरा हम इसके फॉर्मेट को देखते हैं कि यही है कि कुछ अलग तो नहीं है। जरा देखो तो, कर आपसे परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट असेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आर कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कर लेकिन उसमें विच आर नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड इक्विवेलेंट आइटम, इसमें कभी भी कैश और इक्विवेलेंट आइटम को इंक्लूड नहीं करते। तो ये चीज तो हम शुरू से इसको कंसीडर नहीं करते, अलग करके चलते हैं। अब अगर आप इसके छोटे से फॉर्मेट को देखोगे कि इसका फॉर्मेट कैसे तैयार किया गया, तो देखो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग पढ़ रहे, तो ऑब्वियसली हमको इन्वेस्टिंग ही देखना है। तो बोल रहा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम आपको क्या सिखाए? अभी दो ही चीज तो बोले ना, परचेज भी और सेल भी। परचेज भी करना है, सेल भी करना है। किसका? दो चीजों का, नॉन करंट असेट्स का और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का, यही दो चीज ना। तो देखो तो क्या लिखा हुआ है? प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स
फिक्स्ड असेट्स को बेचकर जो पैसा हमारे पास आया उसको लिखोगे। ऑब्वियसली जब हम सेल कर रहे हैं तो फिगर कौन सा होगा इसका, पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। फिर कहता है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो हम अभी क्या बोले थे, फिक्स्ड असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन दोनों को बेचना। तो सेल करोगे तो ऑब्वियसली ये सब फिगर कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। और इन्हीं दोनों को खरीद लेना। देखिए लिखे हम लोग पेमेंट और पेमेंट फॉर परचेज ऑफ क्या, फिक्स्ड असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो ओवरऑल आपको क्या दिखा, फिक्स्ड असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन दोनों को बेच देना और फिक्स्ड असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन दोनों को खरीद लेना। ऊपर जो हेडिंग लिखे थे वही है कि नहीं है। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब ये हो गया आपका समोसा, मेन थिंग। अब इसके साथ साथ चटनी वटनी भी मिल जाता कभी कभार। तो इसके साथ आपको चटनी क्या मिला, तो शेयर्स खरीदे थे, तो शेयर खरीदे थे तो शेयर पर क्या मिलेगा आपको, डिविडेंड। और डिबेंचर खरीदे थे तो उस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। इसलिए लिखे इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिबेंचर और डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स। काम खत्म। तो ये भी आपका दोनों किस में हो गया, पॉजिटिव। ये वाला किस में हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, पैसा जा रहा है मेरे पास, आउटफ्लो है। अब सबको प्लस माइनस कर लेना। अगर पॉजिटिव आया तो कैश इनफ्लो, कौन सा एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। माइनस में आ जाए तो कैश आउटफ्लो, कौन सी एक्टिविटी। कोई दिक्कत है, आप बताइए, साथ के साथ याद हो गया कि नहीं हो गया। तो बस ओवरऑल पूरा क्वेश्चन सिर्फ दो चीजों पे टिका हुआ, फिक्स्ड असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। दो चीज याद रखिएगा, फिक्स्ड असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को बेच देना और इन्हीं दोनों को खरीद लेना। हो गया। और इन दोनों पे हमको दो चीज मिल सकता है, या तो इंटरेस्ट नहीं तो डिविडेंड। अब इंटरेस्ट मिले या डिविडेंड मिले, दोनों को जोड़ना ही है, क्योंकि कैश मेरे पास इनफ्लो हो रहा है। ऐड कर दीजिएगा, इज इक्वल टू जो रिजल्ट आया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। खत्म हो गया। ये सबसे पहला जरूरी चीज कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब परचेज है, डिक्रीज कर रहा है मतलब सेल है। समझ में आ रहा बात। जब भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे तो देखो इस तरह से क्वेश्चन दो टुकड़ों में बटा हुआ होगा। एक पहले आपको करंट ईयर का इंफॉर्मेशन होगा, दूसरा प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। ये इंफॉर्मेशन आपको जरूर से क्वेश्चन में रहेगा अगर आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने के लिए कहता है तब। जैसे देखिए कहेगा आपसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरीज, फर्नीचर, कंप्यूटर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये सब आइटम जो है ये आपको आपके क्वेश्चन में मिल जाएगा। सपोज कीजिए कि ये करंट ईयर में 40 है, यहां 30 हो गया, ये 30 है 10 हो गया, 14 था 19 हो गया, 5 था 16 हो गया, 19 था 20 हो गया। ऐसा अगर क्वेश्चन दिया हुआ कुछ भी। अब आप देख रहे होंगे यहां पे कि लैंड एंड बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर, प्रीवियस ईयर ये है मेरा करंट ईयर ये वाला, तो प्रीवियस ईयर में 30,000 था, अब हो गया कितना 40,000। तो ड्यूरिंग द ईयर ये जो लैंड एंड बिल्डिंग था वो क्या कर गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज कैसे हो सकता है, परचेस किए होंगे। इसका मतलब कि इंक्रीज करने का मतलब कि ये हो गया हमारे लिए क्या चीज, परचेज हो गया। तो परचेज होगा तो कैश क्या हुआ, पैसे पे फोकस करना है। कैश क्या हो रहा है, आउटफ्लो। हमेशा याद रखिएगा, इसलिए हम आपको शुरू में जब चैप्टर शुरुआत किए थे उस समय आपको सिखाए थे, हाँ पैसा पैसा गाना सुने थे, पैसा पैसा करती है।
तो आपको उस पे फोकस करना है। यहां देखो लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लिए, तो लैंड एंड बिल्डिंग आया, यहां नहीं दिमाग लगाना है। पैसा क्या हुआ, पैसा चला गया, यहां फोकस करना है। इसके बाद देखो प्लांट एंड मशीन 10,000 से 30,000 हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया। इसका मतलब कि हम इसको फिर से क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग के साथ साथ प्लांट एंड मशीन भी खरीदे, तो प्लांट एंड मशीन आया। प्लांट एंड मशीन को इग्नोर करो, कैश फ्लो पढ़ रहे हैं, पैसे पे फोकस करना है। पैसा क्या हुआ, तो चला गया, तो क्या करना है, माइनस। 19,000 से 14,000 हो गया, मतलब फर्नीचर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो फर्नीचर अगर घट रहा है तो सेल भी मान सकते हो और डेप्रिसिएशन मान सकते हो। फिलहाल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन का कोई रोल है नहीं, इस पर हम इस पे थोड़ा आगे चल के डिस्कशन करेंगे, इस पे डिटेल डिस्कशन होगा क्योंकि इसका थोड़ा सा कंडीशन अलग अलग है। फिलहाल अभी हम इसको डेप्रिसिएशन नहीं मानेंगे, अभी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इस वजह से हम इसको क्या मान रहे हैं, सेल मान रहे हैं। अब आप सोचिए घट गया मतलब फर्नीचर हम बेच दिए, फर्नीचर को जाने दो, पैसा क्या हुआ, आया, तो ये वाला क्या होगा, प्लस हो गया। सेम कंप्यूटर 16,000 का था, अब 5,000 हो गया, घट रहा है, तो घटने का मतलब क्या हुआ, सेल, तो पैसा क्या हुआ, आ गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 20,000 से 19,000 हो गया, घट गया, घट गया, इसका मतलब ये भी हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो पैसा क्या हुआ होगा, आया होगा, प्लस कर दिए हम लोग। यानी ओवरऑल आपको सिर्फ दो चीज दिखेगा कि किसी भी प्रॉपर्टी को अगर हम देख रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर वो डिक्रीज कर गया, घट रहा है, घटने का मतलब होता है सेल, मतलब पैसा आया प्लस, यानी घट रहा है तो प्लस कर दो, डिक्रीज करने का मतलब इंक्रीज प्लस, और अगर ड्यूरिंग द ईयर बढ़ रहा है मतलब परचेज, तो उसको उल्टा क्या करोगे, घटा दोगे। यानी बढ़ने का मतलब परचेज माइनस, घटने का मतलब सेल, तो उल्टा प्लस। इसलिए हम आपको बोले कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाओगे तो सिंपल सा एक ही कंसेप्ट मन में याद रखना है कि नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये दोनों चीज हमेशा उल्टा चलता है, बढ़ गया तो घटा दो और घट गया तो बढ़ा दो, जोड़ दो, ऐड कर लो, खत्म हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बन जाएगा। अब देखो थोड़ा सा इसमें और कंडीशंस होता है कि हमको इसमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है, कभी कभी हमको इसमें अकाउंट बनाना पड़ता है, असेट से रिलेटेड अकाउंट बनाना पड़ेगा। बुक है सबके पास, तो पहले थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर जब वहां आते हैं तब आपको बताते हैं अकाउंट कब बनाना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब भी पढ़ेंगे आप, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है कि कभी कभी आपको अकाउंट तैयार करना पड़ता है। किसका अकाउंट, असेट्स का अकाउंट। असेट्स का अकाउंट कब तैयार करोगे, पहले तो ये समझ लो कि कब तैयार करना अकाउंट। क्या किसी भी क्वेश्चन में उठाएंगे और जो तो अकाउंट बनाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन देख करके, कुछ इंफॉर्मेशन देख करके आपको पता चल जाएगा कि हमको अकाउंट कब तैयार करना है। तो सबसे पहले हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अकाउंट कैसे तैयार करोगे, कब बनाओगे और कैसे बनाओगे। देखिए जैसे हम इन सभी क्वेश्चंस को देखते थे, जिस क्वेश्चन पर पहले हम लोग डिस्कस किए, अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन को देख करके अगर क्वेश्चन ऐसा दिखे तो कभी भी आपको अकाउंट बनाने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको हम सिर्फ क्या बताएं कि देखो लैंड एंड बिल्डिंग 30 से 40 हो गया, इसका मतलब कि फॉर्मेट बनाओगे, कॉलम तैयार करोगे और डायरेक्ट लिखिएगा, है ना, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर कितने का परचेज हुआ, तो आप डायरेक्टली यहां लिखेंगे 10,000, खत्म हो गया। इसी तरह से अगर हम सेल वाला बिल ले लेते, सपोज करो सेल 19 था, 14 हो गया, तो ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर हम सेल किए कितने का, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे सेल ऑफ फर्नीचर कितना, ठीक है। देखो ये सेल है तो प्लस, ये परचेज है तो ये क्या हो जाएगा माइनस,
इसी तरह से हम क्या करते, सारे सेल को एक साथ लिखते, सारे परचेज को एक साथ लिखते, सारा परचेज माइनस फिगर में, सारा सेल प्लस फिगर में, और हम उसको माइनस प्लस करते, एडजस्ट करते, तो रिजल्ट 5000 आता। कौन से फिगर में? माइनस में। तो हम लिखते कैश आउटफ्लो, या यूज्ड भी हम लिख सकते हैं, कैश आउटफ्लो और यूज्ड फ्रॉम कौन सा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और अमाउंट हो जाता मेरा 5000। ये मेरा सॉल्यूशन हो जाता। अब अचानक से कभी कभी आप क्वेश्चन देखोगे, इलस्ट्रेशन देख के अगर सीखने की कोशिश कीजिएगा तो पता चलेगा कि अचानक से ये अकाउंट बनना शुरू हो गया, असेट्स का अकाउंट वगैरह बनना शुरू हो गया। देखो, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि असेट्स का अकाउंट कब बनता है। क्वेश्चन में आखिर हमको क्या दिखा कि हम अकाउंट बनाने लगे अचानक से? क्या इस क्वेश्चन में आप अकाउंट बनाए? नहीं, आखिर कुछ तो दिखेगा ना। देखो, क्या देखेंगे और कैसे पता चलेगा कि हमको अकाउंट बनाना है? बस ये जस्ट एक इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे ही ड्रॉ कर दिया गया। इस क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए लिया गया ताकि हम आपको समझा सके कि अकाउंट कब बनाना है और अकाउंट कैसे बनाना, उसका फॉर्मेट देखने के लिए। देखो, आपके पास जस्ट एक एग्जांपल है कि आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग का प्रीवियस ईयर में बैलेंस 80,000 था, करंट ईयर में बैलेंस कितना हो गया? 1 लाख हो गया। या ऐसा भी हो सकता था कि ये प्रीवियस ईयर होता, फिर ये क्या होता? मेरा करंट ईयर हो सकता था कि 1 लाख का था, हो कितने का गया? 80,000 हो गया। तो कोई भी एक इंफॉर्मेशन जो आपको दिख रहा है कि जिसका ओपनिंग बैलेंस भी है और जिसका क्या है? क्लोजिंग बैलेंस, करंट ईयर भी है और प्रीवियस ईयर का बैलेंस दिया हुआ है। ये इंक्रीज भी हो सकता है, यही वाला डिक्रीज भी हो सकता है। हम आपको सिर्फ जस्ट एक क्वेश्चन समझा रहे हैं। यानी 80 से 1 लाख भी हो सकता है, और 1 लाख अगर है तो 80,000 भी हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। लेकिन आपको याद ये रखना है कि करंट ईयर भी हो और प्रीवियस ईयर भी हो, और इसी असेट्स से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होना चाहिए एडिशनल में। देखिए तो क्या लिख रहा है? डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। आप लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग क्लोजिंग है ना, यानी लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आपके पास है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का बैलेंस है। और इसी करंट और प्रीवियस ईयर के बैलेंस के साथ साथ नीचे देखोगे तो एक एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन। किस पर डेप्रिसिएशन? इसी लैंड एंड बिल्डिंग पर। तो एडजस्टमेंट किस पर है? इसी लैंड एंड बिल्डिंग पर, किसी और एसेट्स पे तो नहीं है। फिर कहता है लैंड एंड बिल्डिंग जिसका कॉस्ट 10,000 था, जिसको बेच दिया गया कितने में? 8,000 में। इसका मतलब कि ये भी एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है? इसी लैंड एंड बिल्डिंग से है। समझ रहे हो बात? और मान लीजिए कि क्वेश्चन में यहां रहता प्लांट एंड मशीनरी, यहां सपोज करो 40 होता, यहां पे 30 हो जाता, अगर ऐसा होता तो। इसी तरह से मान लीजिए कि यहां पर फर्नीचर होता 10,000 2,000 ऐसा करके होता, या 12,000। अब आप क्वेश्चन को देखो, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के साथ साथ, यानी करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बैलेंस के साथ साथ एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। किस पर दिया हुआ है? सब पर है, सारे एसेट्स पर है। तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बैलेंस के साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर है? लैंड एंड बिल्डिंग पर है ना। तो हम अकाउंट तैयार करेंगे किसका? लैंड एंड बिल्डिंग का ही हम अकाउंट तैयार करेंगे। इन दोनों का अकाउंट तैयार करने का आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? देखो ना, प्लांट एंड मशीन कोई एडिशनल नहीं है, इससे रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ओपनिंग में 30 था, हो गया कितना? 40। तो आप कह सकते हो कि 40 था 30 हो गया, या 30 था तो 40 हो गया, तो आप परचेज सेल निकाल सकते हो। फर्नीचर 10 से 12 हो गया, मतलब आप बोल सकते हो परचेज हो गया, या फिर 12 से 10 होता तो आप क्या बोल सकते थे? सेल हो गया। डायरेक्टली आपको दिख रहा है यहाँ पे, इंक्रीज होने का मतलब परचेज, डिक्रीज होने का मतलब सेल। तो आप इन दो प्रॉपर्टी को देखकर बड़ी आसानी से बोल सकते हो कि परचेज हुआ कि सेल हुआ। आप जरा बताइए ना कि लैंड एंड बिल्डिंग, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग देख रहे हो, अगर ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है, तो आप बताइए कि ड्यूरिंग द ईयर हम सेल किए कि परचेज किए? आप बता पाएंगे? अगर ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर, तो 1 लाख था 80,000 हो गया, मतलब ड्यूरिंग द ईयर सेल कितने का हुआ? 20,000। लेकिन सेल तो यहां अलग कुछ दिया हुआ है,
इसके बाद डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो गया, इसके बाद 10,000 का कॉस्ट था जिसको 8,000 बेच दिए। आप बताओ ना टोटल सेल कितने का हुआ, कुछ पता चल रहा है आपको? तो ऐसे में मेरा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, हुआ क्या, समझ रहे हो बात? इसलिए हम बोले कि देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो बस एक ही चीज याद रखिए, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के साथ साथ अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट हो किसी भी एसेट्स पर, तो हम डायरेक्ट परचेज हुआ कि सेल हुआ ये नहीं कह सकते कि परचेज हुआ कि सेल। परचेज सेल निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रॉपर्टी का क्या करना होगा, अकाउंट पहले आपको तैयार करना पड़ेगा। पहले अकाउंट बना लो, पहले उसको समझ में आया अकाउंट का बनाएंगे? 3 4 5 बार रिपीट हो चुका, हम आपको बार बार बोल रहे हैं किसी भी प्रॉपर्टी का करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का बैलेंस हो और प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बैलेंस के साथ साथ अगर उसका एडजस्टमेंट हो तो पहले हम उससे रिलेटेड अकाउंट तैयार करेंगे, तब पता करेंगे कि वो परचेज हुआ कि सेल हुआ। आ गया समझ में? अब अकाउंट कैसे बनाते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी का अकाउंट कैसे तैयार करते हैं, हम उसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं और हम उसका एक एडजस्टमेंट देख लेते हैं कि हम कैसे तैयार करेंगे। देखो जब भी किसी असेट्स का अकाउंट बनाओगे, किसी भी असेट्स का अकाउंट बनाओगे, सबसे पहला काम असेट्स, हम सबको पता है असेट्स का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो किसी भी असेट्स का जब एडजस्टमेंट देख लोगे तो अकाउंट बना देना। सबसे पहले आप यहां लिखोगे टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी का मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स, जो भी असेट्स होगा उसका ओपनिंग बैलेंस लिख लोगे। ऑब्वियसली जब असेट्स का बैलेंस ओपनिंग डेबिट होता है तो इसी असेट्स का क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखोगे, क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो आप यहां लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, मतलब ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ किसका, असेट्स का। लैंड एंड बिल्डिंग है तो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन है तो मशीन, फर्नीचर है तो फर्नीचर, जो भी होगा। याद हो गया, ओपनिंग बैलेंस को डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट, हो जाएगा ना, काम खत्म। अब क्या हुआ देखिए, आप क्रेडिट में यहां लिखोगे बाई बैंक अकाउंट यानी सेल ऑफ असेट्स। अगर हम सेल किए होंगे तो बाई बैंक क्यों लिखोगे, सिंपल सी बात है, बाई बैंक, बाई बैंक का मतलब सेल ऑफ असेट। जब सेल करोगे किसी भी असेट्स को, जब आप सेल करते हो तो क्या होता है, किसी भी असेट्स को जब हम सेल किए होंगे तो पैसा क्या हुआ होगा, आया होगा। तो उसका जर्नल एंट्री क्या हुआ होगा, बैंक अकाउंट डेबिट और टू असेट्स हुआ होगा ना, पैसा आया, असेट्स अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट और पैसा चला गया, ऐसा क्या कैश फ्लो वाला रूल लगा देंगे इस पे? तो आप सिंपल सी बात सोचोगे कि अगर हम किसी असेट को बेच रहे हैं तो मेरे पास आया क्या, पैसा, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और चला गया क्या, असेट, तो जो आया डेबिट, चला गया तो उसको क्रेडिट। अब आप सोचो बैंक अकाउंट बना रहे हो कि असेट्स अकाउंट बना रहे हो, तो असेट्स अकाउंट बनाओगे तो क्या लिखना पड़ेगा, बाई बैंक लिखना पड़ेगा। इसलिए हम आपको डायरेक्टली बोले यहां लिखोगे क्या, बाई बैंक। छोटा सा फॉर्मेट है, याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता कि हम जर्नल बना करके लेजर पोस्टिंग करें और फिर हमको याद आए कि हमने क्या किए, इसलिए याद कर लीजिए सीधा सीधा। तो बाई बैंक का मतलब क्या हो गया, सेल ऑफ असेट्स। तो सेल ऑफ असेट्स जो भी होगा उसको यहां लिखिएगा। अब सेल ऑफ असेट्स के साथ साथ डेप्रिसिएशन भी हो सकता है इस पे चार्ज। अगर आप असेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे तो एंट्री क्या होता था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट होता था ना जनरल। तो असेट्स अकाउंट बनाओगे तो क्या लिखना होगा, बाई डेप्रिसिएशन, यानी इस साइड में आप लिखोगे बाई डेप्रिसिएशन, है ना। अब बाई डेप्रिसिएशन में क्या है तो लिखने का जरूरत नहीं, बाई डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट्स, चार्ज हो गया, सेलेबल भी नॉट सेलेबल भी सब पर, यानी जिस प्रॉपर्टी को हम सेल किए होंगे उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा
और जिस प्रॉपर्टी को हम सेल नहीं कर रहे होंगे उसका भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि हम असेट्स अकाउंट बना रहे हैं। तो असेट्स का मतलब जिसको सेल किए होंगे वो भी है, इसमें नहीं सेल कर रहे हैं वो भी है, तो टोटल डेप्रिसिएशन इस पे लगा देना है। डेप्रिसिएशन पर डेप्रिसिएशन लगा दिए। अब आप सोचिए, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था, इसमें से कुछ प्रॉपर्टी है ना, डेप्रिसिएशन किस पे लगा है, सब पर। सेल किसको किए, तो इस प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉपर्टी होगा जिसको हम सेल किए होंगे, जिसको सेल कर दिए तो पैसा आ गया। अब पैसा आने के बाद प्रॉफिट लॉस भी हुआ होगा। अगर प्रॉफिट लॉस हो जाए, यहां लिखिएगा बाई पीएल, कब, जब लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स हो गया तो बाई पीएल। 10,000 का सामान 8,000 में बेच दिया, नुकसान लग गया 2,000 का, तो लॉस अगर हुआ तो बाई पीएल। क्यों लिखोगे बाई पीएल, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। लॉस है तो डेबिट होगा, इनकम है तो क्रेडिट होगा, और बाई साइड मतलब क्या हो गया, डेबिट है, लॉस को बाई पीएल लिखोगे। और अगर हम उसी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं तो यहां लिखिएगा 2PL। 2PL का मतलब हो गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, ये हो गया प्रॉफिट। इतना कुछ लिखने के बाद फाइनली इस अकाउंट को आप क्लोज कर सकते हैं। क्लोज कर दोगे। अब क्या करना, सपोज क्रेडिट में ज्यादा आया, ये वाला पूरा ऐड करो, यहां लिखो टोटल, इसी टोटल आइटम को यहां लिखोगे, और इसमें से इन सबको, इन दोनों को क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा। तो इसमें इन दोनों को माइनस कीजिएगा, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा ना उसको लिखिएगा टू बैंक अकाउंट। और टू बैंक लिखने का मतलब होता है परचेज ऑफ असेट्स, निकल गया। और इसी परचेज ऑफ असेट्स को, है ना, ये निकल गया आपका क्या, परचेज ऑफ असेट्स। आ गया समझ में बात। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इस पूरे आइटम में से हमको दो चीज पोस्ट करना है। एक, पहला जो बैलेंसिंग फिगर माइनस करके मेरा रिजल्ट आया, तो ये क्या निकला, परचेज। तो परचेज का मतलब कि इसको पोस्ट करोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्या बोलकर, परचेज ऑफ असेट्स बोलकर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सा फिगर हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। एक चीज और देखो, यहां पे बाई बैंक सेल ऑफ एसेट्स है ना, तो इसको भी आप पोस्ट करोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, प्लस में कि माइनस में। तो ये आपका एक आइटम हो गया यहां से, जो आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पोस्ट होगा प्लस में, और एक आइटम आपको यहां से मिलेगा जो आपको आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या करना है, माइनस करना है। तो ये हो गया प्लस, ये वाला हो गया माइनस, ये हो गया एक अकाउंट का रिजल्ट। इसके साथ साथ क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा और प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ट्रक, कार जो भी होगा उसमें जैसे बोलेगा प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, और सबको प्लस माइनस करके जो रिजल्ट आएगा वही आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। यानी ओवरऑल अकाउंट बनाने सीख गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अकाउंट बना सकते हो कि किसी भी चीज का हम अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो दो प्रॉपर्टी पर